So, okay, students, today we are going to start kinetic gas theory of gases. Okay, जो kinetic theory of gases है या kinetic gas theory कह लो इसको, ठीक, ये सिर्फ आइडल गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। ठीक, इसने भी एक्सप्लेन किया है कि जो बॉयल्स लॉ है या गैस के मॉलिक्यूल की एनर्जी जो है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसने फॉर्मूलाज दिए हैं। ठीक, बट उससे पहले काइनेटिक गैस थ्योरी ने कुछ अजम्पशन लिए हैं आइडल गैस के रिगार्डिंग कि आइडल गैस की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं या हमने क्या अज्यूम करके चलना है कि गैस में क्या होता है। ठीक, वो सारा हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ओके, तो इसमें जो इसकी अजम्पशंस हैं, मेन मेन जो इसके पोस्टुलेट है वो देख लें पहले, उसके बाद हम कुछ डेरिवेशंस करेंगे जो काइनेटिक गैस थ्योरी में आती है। जैसे फर्स्ट अजम्पशन क्या है इसकी, every gas is made up of a large number of extremely small particles called molecules or atoms। क्योंकि कई गैसेस एटम से बनी होती हैं, जैसे नियॉन जो गैस होगी उसमें सिर्फ नियॉन के एटम्स होंगे ना। ओके, all the molecules of a particular gas are identical in mass, size and differ in these those from gas to gas। मतलब किसी पर्टिकुलर गैस के जितने भी पार्टिकल्स होंगे, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हैं चाहे वो एटम्स हैं, ओके, दे विल आइडेंटिकल इन मास एंड साइज। मास और साइज में वो आइडेंटिकल होंगे। ओके, ये तो हम पहले डाल्टन लॉ में भी पढ़ते ही हैं। ओके, सेकंड आपके पास आता है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय अ लार्ज डिस्टेंस सो दैट the actual volume of the molecule is negligible as compared to the total volume of the gas। ठीक, इसने बोला जैसे मान लो आपके पास, आपने 50 मॉलिक्यूल एक बड़े रूम में किसी गैस के स्प्रेड कर दिए, तो रूम के वॉल्यूम के कंपैरिजन में मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है, हालांकि ये डॉट भी बहुत बड़ा है एज कंपैरिजन टू मॉलिक्यूल। ओके, तो रूम के कंपैरिजन में, रूम के वॉल्यूम के कंपैरिजन में डॉट, ये जो मॉलिक्यूल है उसका जो वॉल्यूम है दैट इज टोटली नेग्लिजिबल। ओके, क्लियर। और इनके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस। ओके, थर्ड, the distances of separation between the molecules are so large that the forces of attraction or repulsion between them are negligible। इसके कहने का मतलब क्या है कि गैसेस के केस में मॉलिक्यूल्स आपस में इतने ज्यादा दूर होते हैं कि ये ना तो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना ही एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये इसकी अजम्पशन है, एक्चुअल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होती है गैसेस के मॉलिक्यूल में। ठीक है, बट आइडल गैसेस के केस में ये अजम्पशंस है जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस उसके लिए लेके चलती है कि आइडल गैस ऐसी होगी जिसमें उसके पार्टिकल्स जो हैं दे आर नॉट इंटरेक्टिंग एट ऑल, ना तो वो अपने आप एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन लगा रहे हैं ना रिपल्शन लगा रहे हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द मॉलिक्यूल इज आल्सो सपोज्ड टू बी नेग्लिजिबल। मतलब ये नहीं होगा कि ग्रेविटी के कारण, यू नो दैट ग्रेविटी के कारण कोई भी मास पार्टिकल जो होता है वो नीचे को खींचता है। ठीक, बट मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस के ऊपर ग्रेविटेशनल पुल जो है वो नेग्लिजिबल ही होती है। ओके, मतलब उसको नोटिस नहीं किया जा सकता, बहुत ज्यादा कम वैल्यू होती है उसकी। फिफ्थ, द मॉलिक्यूल्स आर सपोज्ड टू बी मूविंग कॉन्टिन्यूसली इन डिफरेंट डायरेक्शंस विद डिफरेंट वेलोसिटी। वो तो आपको पता ही है, जो मॉलिक्यूल है वो कभी इधर जाएगा, इधर फिर मान लो इस मॉलिक्यूल से टकरा गया, फिर इधर मुड़ गया, फिर इधर से फिर इधर चला गया, लाइक दिस। मतलब जो मॉलिक्यूल्स है दे आर सपोज टू बी मूविंग कॉन्टिन्यूसली इन डिफरेंट डायरेक्शंस विद डिफरेंट वेलोसिटीज, और वेलोसिटी भी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। हेंस दे कीप ऑन कोलाइडिंग विद वन अनदर। ओके, इसलिए वो एक दूसरे के साथ टकराते रहते हैं। एंड कॉल्ड मॉलिक्यूलर कोलिजन्स। रोड पे अगर कारें चलेगी तो वो आपस में टकराएंगी भी ना। ठीक है, तो दे विल कोलाइड विद ईच अदर एंड इट इज कॉल्ड एज द मॉलिक्यूलर कोलिजन्स एज वेल एज ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनिंग वेसल। तो जब वो मूव करेंगे तो कंटेनिंग वेसल के साथ भी मूव करते टाइम टकराएंगे। ओके, क्लियर। और जब ये मूव जो वेसल की वॉल के साथ टकराता है उस टाइम क्या होता है, उस टाइम उस वॉल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होता है। ओके, गैस के मॉलिक्यूल जो है वो वॉल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, तो हम कहते हैं कि गैस जो है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। अगला पॉइंट वैसे वही है, the pressure exerted on the walls of the containing vessel is due to the bombardment of the molecules on the walls of containing vessel। ठीक है,
मॉलिक्यूल जो कंटेनिंग वेसल के ऊपर बम्बार्डमेंट करवा रहे हैं उसकी वजह से ही प्रेशर एक्सर्ट होता है। नेक्स्ट, द मॉलिक्यूल्स आर सपोज्ड टू बी परफेक्टली इलास्टिक हार्ड स्फीयर्स। हमने मॉलिक्यूल्स को परफेक्टली इलास्टिक हार्ड स्फीयर मानना है। शायद आपने ये फिजिक्स में कंसेप्ट पढ़ लिया होगा कि जब इलास्टिक मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं तो एनर्जी लॉसेस नहीं होते। ओके, एनर्जी लॉसेस नहीं होते। हाँ, ये हो सकता है कि इसकी एनर्जी थोड़ी सी इसमें ट्रांसफर हो जाए, ये पॉसिबल है, बट एनर्जी लॉस नहीं होगी। अगर इनकी इनिशियल एनर्जी E1 और E2 है और आफ्टर कोलिजन एनर्जी E2 प्लस E3, इसकी एनर्जी E3 हो गई और इसकी एनर्जी E4 होगी दूसरे वाले की, तो इन दोनों का सम विल बी इक्वल टू जो इनिशियल सम है एनर्जी का। ओके, क्लियर? So it means if molecules are supposed to be perfectly elastic hard spheres, so that no energy is wasted when the molecules collide with one another or with the walls of the vessel. The energy may, however, be transferred from some molecules to the others on collision. वही बात जो मैंने अभी बोली. Okay, and the last assumption of the kinetic gas theory is that since the molecules are moving with different velocities, they possesses different kinetic energy. Kinetic energy का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv². ओके, जैसे मान लो गैस में 100 मॉलिक्यूल है। ओके, 100 में से 10 मॉलिक्यूल जो हैं वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हैं, 20 जो हैं वो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हैं, एंड सो ऑन। क्लियर? ये जो 10 मॉलिक्यूल 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हैं, अगर मैं बोलूँ इसमें से हर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 1/2 उसका मास इनटू उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर। ओके, क्लियर? तो इन्होंने बोला सिंस द मॉलिक्यूल्स आर मूविंग विद डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी, दे पोजेसेस different velocities, they possesses different kinetic energies. However, the average kinetic energy of the molecules of a gas is directly proportional to absolute temperature of the gas. इस लाइन का मतलब क्या बना? ये जो दूसरे नंबर पे पढ़ी है मैंने, देखो, जैसे मान लो फर्स्ट मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी आ गई 20 जाउल, सेकंड की आ गई 30 जाउल, ठीक है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ की आ गई हैं इन सभी की 50 जाउल 50 जाउल 50 जाउल एंड सो ऑन। क्लियर? तो जितने भी मॉलिक्यूल हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगी? काइनेटिक सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सभी की काइनेटिक एनर्जी ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये सम जो आता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक, और ये ऑब्जर्व किया गया है कि किसी गैस की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। शर्त ये है कि जिस गैस की बात कर रहे हो दैट इज आइडल गैस, वो आइडल गैस हो। ओके, तो यहाँ से ये निकल के आता है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। ठीक है, कि गैस की काइनेटिक एनर्जी एवरेज वाली जो होती है, ओके, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। या ऐसे भी कह सकते हो कि सिर्फ टेम्परेचर के कारण ही चेंज होगी काइनेटिक एनर्जी, और कोई फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है किसी गैस की एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ओके, so this was the postulates of kinetic theory of gases. Okay, and this applicable for idle gas only. ठीक है, आगे सबसे एंड में हमने करना है वंडरवॉल फोर्सेस। इस चैप्टर का जो एंड है उसमें वंडरवॉल वंडरवॉल इक्वेशन पढ़नी है जो रियल गैसेस के लिए लगती है। ठीक है, वो बात की बात है, तब हम देखेंगे कि कौन सी गैस रियल होती है कौन सी आइडल होती है। ओके, तब हम इसकी डिस्कशन भी करेंगे। तो नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग टाइप्स ऑफ स्पीड्स। अब इसका क्या मतलब हुआ? आप सोच रहे होंगे कि स्पीड तो स्पीड ही हुई ना, बट गैस के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट स्पीड डेजिग्नेट करते हैं। ओके, किसी गैस के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड हो सकती है। कैसे? अभी समझते हैं। एक होती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कौन सी है? जैसे मान लो आपके पास, आपने कंटेनर में गैस के 5 मॉलिक्यूल डाले, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? 6 डाल दिए, सॉरी, ठीक है, अब तो 7 ही हो गए। ठीक है, 7 मॉलिक्यूल हैं इस कंटेनर में। ठीक, मान लेते हैं फर्स्ट मॉलिक्यूल की जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड है, सेकंड थर्ड फोर्थ मॉलिक्यूल की जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकंड है, फिफ्थ मॉलिक्यूल की जो स्पीड है वो 15 मीटर पर सेकंड है,
और 6th 7th मॉलिक्यूल की जो स्पीड है वो 30 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कौन सी हुई, नाम से इंडिकेट हो रहा है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, गैस के अंदर ऐसी स्पीड जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में आ रही है। ठीक है, जैसे 3 मॉलिक्यूल्स में कौन सी स्पीड आ रही है, 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो मेजॉरिटी वाली मोस्ट प्रोबेबली सबसे कॉमन स्पीड कौन सी है जो हो सकती है, दैट इज कॉल्ड एज दी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। स्पीड पोजेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन और मैक्सिमम नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। किसी गैस के अंदर ऐसी स्पीड जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में है। ओके, जैसे मान लो 20 मीटर पर सेकंड की जो स्पीड है वो मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स में यही स्पीड है, दैट इज कॉल्ड एज द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ओके, और इनकी डेरिवेशंस आपके सिलेबस में नहीं है, बस आपको इसके एक्सप्रेशन याद रखना है कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को कैसे डेजिग्नेट किया हुआ है, सी स्टार से। और इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, √2 RT बाय कैपिटल एम, वेयर कैपिटल एम डेजिग्नेट्स मोलर मास ऑफ गैस, गैस की मोलर मास। ठीक है, जिस गैस की भी आप बात कर रहे हैं। ठीक, एंड यू नो दैट पीवी इक्वल टू एनआरटी। ओके, और अगर एन की वैल्यू 1 हो जाए, मतलब आप 1 मोल ऑफ गैस की स्टडी कर रहे हो, तो पीवी इक्वल टू आरटी हो जाएगा। तो यहाँ से एक और पीवी, अगर यहाँ पे आरटी की वैल्यू पीवी के, आरटी इक्वल टू पीवी ना, अगर आरटी की वैल्यू पीवी पुट कर दें तो आप ये भी वैल्यू पुट कर सकते हो। मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या है, √2 RT बाय कैपिटल एम। ओके, इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे इसलिए मैं बता रहा हूँ ये। ओके, या √2 PV बाय एम। क्लियर, एक होती है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ओके, इनकी सिग्निफिकेंसेस हैं, हालांकि वो अभी आपके इस लेवल पे अभी नहीं आपने सिग्निफिकेंसेस पढ़ने की, इस स्पीड का क्या सिग्निफिकेंस है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, इसका तो वैसे सिग्निफिकेंस आपको पता लग गया होगा कि इससे आपको ये आइडिया मिल जाता है कि उस गैस में कौन सी ऐसी स्पीड है जो कॉमन है, जो मेजोरिटी ऑफ मॉलिक्यूल रखते हैं। ओके, रूट मीन स्क्वायर स्पीड का मतलब क्या होता है, इसमें क्या करते हैं हम, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं गैस में उन सभी की स्पीड का स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करने के बाद हम उस स्क्वायर वेलोसिटी का एवरेज निकालते हैं। एवरेज कैसे निकलेगा, सभी वेलोसिटीज का स्क्वायर करके आपने ऐड कर दिया डिवाइडेड बाय एन, ये निकला स्क्वायर स्पीड, एवरेज स्क्वायर स्पीड। ये आपके पास निकली मीन स्क्वायर स्पीड। आपने स्क्वायर करने के बाद स्पीड का मीन निकाला ना, उसके बाद आपने रूट कर देना है। ओके, उसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ओके, क्लियर। बट आप ऐसे मॉलिक्यूल तो लाखों ही होते हैं, एक छोटे से गैस के सैंपल में भी कई सारे मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो वैसे इसको निकालने के लिए फॉर्मूला क्या दिया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ने, वो दिया है, वो दिया, इसको डेजिग्नेट करते हैं सी से, वो दिया है √3 RT बाय एम। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपके पास रूट मीन स्क्वायर स्पीड को निकालने का। ओके, सिमिलरली आरटी की वैल्यू पीवी के इक्वल होती है, तो आपके पास ये एक और एक्सप्रेशन बन गया। क्लियर, उसके बाद बारी आती है एवरेज स्पीड की, नाम से इंडिकेट हो गया एवरेज स्पीड क्या है, मतलब सभी मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी को ऐड करो। ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये क्या निकला, एवरेज। दिस इज कॉल्ड एज द एवरेज स्पीड। ओके, एवरेज स्पीड को कैसे डेजिग्नेट करते हो, सी कैपिटल। ओके, और इसके लिए वैल्यू क्या होती है, सी कैपिटल इज इक्वल टू √8 बाय पाई अब आपने ध्यान से देखा होगा इसमें इसमें और इसमें, इन तीनों में एक चीज कॉमन है, RT/m। बस ये एक नंबर है वो चेंज हो रहा है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के केस में वो नंबर 2 है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड के केस में वो नंबर 3 है, और एवरेज स्पीड के केस में वो नंबर 8/पाई है। मतलब 2 पॉइंट समथिंग है ना, क्योंकि 8/पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 8/3.14, तो 2 पॉइंट समथिंग आंसर आ गया इसका, है ना। क्लियर, इट मीन्स यहाँ से हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हम किसी गैस के सैंपल को एनालाइज कर रहे हैं, उस गैस के सैंपल के लिए जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड की वैल्यू है वो हाईएस्ट आएगी। ओके, और जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू है वो लोवेस्ट आएगी, क्योंकि RT/m ये फैक्टर तो कॉमन ही होगा सभी में, तीनों के लिए RT/m ही है। ओके, बस ये जो आपके पास
इसका नंबर है ये डिफरेंट है। जैसे इसमें वो 2 है मोस्ट प्रोबेबल में सबसे कम, 3 सबसे ज्यादा है, और 8/π जो है वो इंटरमीडिएट है। तो इट मींस किसी गैस सैंपल के लिए जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू आती है वो लोवेस्ट आती है, और जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड की वैल्यू आती है वो हाईएस्ट आती है, और एवरेज स्पीड जो होती है वो इंटरमीडिएट वैल्यू की होती है। ओके, क्लियर। यहाँ पे मैंने एक एक्सप्रेशन गलत लिख दिया हुआ है, इसको ठीक कर लूँ मैं। यहाँ पे इट कम्स टू बी, ये यहाँ पे पीवी आना है लाइक दिस। ओके, क्लियर। यहाँ से चलो एक और बात क्या निकल के आई कि आपने याद कैसे रख लेना है। जैसे कई बार बंदे को ना ये भूल जाता है कि इसका फॉर्मूला क्या था, रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फॉर्मूला क्या था, इनमें कंफ्यूजन बड़ी क्रिएट होती है। आपको अब ये पता लग गया कि कॉमन फैक्टर कौन सा है, RT/m, ये कॉमन फैक्टर है। और कॉफिशिएंट यहाँ पे नंबर कौन कौन सा आया, ये तो याद हो ही गया ना, 3, 8/π2, ये सबसे हाईएस्ट है, ये सबसे लोवेस्ट है। ठीक, उसके बाद आपने याद रख लेना ये मार, मार पड़ने वाली मार होती है ना। तो यहाँ से क्या निकल के आता है, M stands for most probable speed, A stand for average speed, R stand for root mean square speed। ठीक, क्लियर। ये मैंने लिखा है इंक्रीजिंग वैल्यू में, मतलब जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है उसकी वैल्यू लोवेस्ट होती है, जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है उसकी वैल्यू हाईएस्ट होती है। तो यहाँ से आपको फिर एक्सप्रेशन याद करने में, रिकॉल करने में हेल्प मिल जाएगी। जब आपको पता होगा कि आप मार में क्या होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हो, तो यहाँ से निकल के आता है कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की जो वैल्यू होगी दैट विल बी RT/m। तो आपको याद ही होना है, आपको याद ना, अच्छा यार क्या था, 2 था, 8/π था, 3 था, इनमें से कौन सा नंबर इसके लिए है, कौन सा न्यूमेरिक इसके लिए है, वो है 2। क्योंकि मार की वैल्यू मोस्ट प्रोबेबल, मार में m जो डेजिग्नेट करता है वो है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इसकी वैल्यू लोवेस्ट है, r के लिए वैल्यू हाईएस्ट है। तो m मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 2। ठीक है, यहाँ पे 2 आ गया, तो ऐसे आपको एक्सप्रेशन याद हो गया। ठीक, तो मार जो है वो आपको हेल्प देगा। जैसे आर स्टैंड फॉर रूट मीन स्क्वायर स्पीड, तो आपको आर के लिए भी याद होना है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड के लिए क्या होता है, RT/m तो फैक्टर होता ही है ना, अंडर रूट RT/m। यहाँ पे कौन सा नंबर था, आर के लिए हाईएस्ट नंबर है। नंबर कौन कौन से थे, 2, 8/π3, हाईएस्ट कौन सा है इसमें, 3, इट मीन यहाँ पे 3 है। क्लियर, तो ऐसे ही याद रखते हैं। क्लियर। और आपके पास मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, और एवरेज स्पीड। ओके, क्लियर। उल्टा बोल गया, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड, और रूट मीन स्क्वायर स्पीड, इनकी रेशो क्या होती है। अगर इन तीनों की रेशो निकाल दें, 1:1.128 1:1.1224, मतलब अगर आपके पास मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू 1 आती है, तो उस टाइम उस गैस के सैंपल के लिए जो एवरेज स्पीड है उसकी वैल्यू 1.128 आएगी, और जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड की वैल्यू है वो 1.224 आएगी। ओके, इस रेशो का मतलब ये है, इसलिए ये रेशो बताई गई है और कुछ डेजिग्नेट नहीं कर रही। ठीक है, जैसे मान लो अगर आपने फॉर्मूला नहीं लगाना बट आपको ये रेशो का रट्टा लग गया हुआ है, ठीक, तो आपको कोई बोल दे कि आपका जो सैंपल है, गैस का सैंपल है, उसकी जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो कितनी है, वो 10 मीटर पर सेकेंड है। बताओ जी एवरेज स्पीड कितनी होगी। हमने देखा 1 की, अगर आपके पास मोस्ट प्रोबेबल स्पीड 1 हो तो एवरेज स्पीड की वैल्यू क्या आती है, 1.128। तो अगर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू 10 है तो एवरेज स्पीड की वैल्यू क्या आएगी, 10 इंटू 1.128, दैट विल बी 11.28 मीटर पर सेकेंड। आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपके पास ये रेशो याद है। सिमिलरली अगर कोई पूछ ले वही सेम बात कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड है, तो आपकी जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है जिसको सी से डेजिग्नेट करते हैं उसकी वैल्यू क्या होगी। अगर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू जो है वो 1 हो तो आपके पास रूट मीन स्क्वायर स्पीड की वैल्यू क्या आती है, 1.224। तो अगर इसकी वैल्यू 10 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 10 इंटू 1.224, दैट इज 12.24। बिना फॉर्मूले लगाए भी आप निकाल सकते हो इस रेशो का हेल्प लेकर। ओके, क्लियर। और यहाँ पे ये ग्राफ में दिखाया हुआ है, ग्राफ में क्या दिखाया हुआ है, देखो आपने क्या किया, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे मान लो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं जो 10 मीटर पर सेकंड से चलते हैं। ओके, m नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं जो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलते हैं, p नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलते हैं। ओके, क्लियर।
तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, n प्लस m प्लस p। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब है जैसे 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलने वाले कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैं, n डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, n प्लस m प्लस p। तो एक्स एक्स वाई एक्सिस पे क्या है आपके पास, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, या आप ऐसे बोलो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही है, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को डेजिग्नेट कर रहा है। और एक्स एक्सिस पे क्या है, मॉलिक्यूलर स्पीड। तो उसका ग्राफ आपके पास ऐसा आता है, एक इंटरमीडिएट स्पीड होती है, ठीक है, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की वही स्पीड होती है, एक इंटरमीडिएट, ना बहुत ज्यादा कम ना बहुत ज्यादा लो, ठीक। और ये जो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की जो स्पीड होती है इसको क्या बोलते हैं, ये है ना मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है फ्रैक्शन, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्पीड आएगी उसको क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की जो स्पीड है उसको बोलते हैं ना मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो इट मींस यहाँ इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी दैट विल बी कॉल्ड एज दी, इसको क्या बोलेंगे, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू किसकी होती है, एवरेज स्पीड की। तो एवरेज स्पीड की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे कहीं पे, ओके। और उससे थोड़ी सी बड़ी सी वैल्यू किसकी होती है, रूट मीन स्क्वायर की स्पीड। तो उसकी वैल्यू कहाँ पे होगी, कहीं पे, या ये होगी वैल्यू। और ग्राफ पे ये वाला जो ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा आएगा उसमें, ये वाला, ओके। ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। मैक्सवेल ने स्टडी करी थी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस मॉलिक्यूलर स्पीड का ग्राफ ड्रॉ करके, उसके पास उस टाइम ऐसा ग्राफ आया था, ठीक है। उसने देखा था कि लो स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल, जो लो स्पीड वाले मॉलिक्यूल है वो भी बहुत कम होते हैं, जो हाई स्पीड वाले मॉलिक्यूल है वो भी बहुत कम होते हैं, बट जो इंटरमीडिएट स्पीड वाले मॉलिक्यूल होते हैं वो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, जो इंटरमीडिएट स्पीड को, जिनमें इंटरमीडिएट स्पीड से वो चल रहे होते हैं, ओके। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ स्पीड, अब याद हो गया आई होप। ये जैसे मैंने आपको बोला था ना वो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, जैसे ये होती है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। मैक्सवेल ने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस मॉलिक्यूलर स्पीड का ग्राफ ड्रॉ किया था, वो ऐसा आया था। तो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए जो स्पीड आई है दैट इज कॉल्ड एज द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। उसके लिए फॉर्मूला ये है, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ओके। अब इसके बाद आता है कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के ऊपर नेचर ऑफ गैस और टेम्परेचर कैसे इफेक्ट कर सकते हैं, कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू जो है वो नेचर ऑफ गैस और टेम्परेचर से कैसे इफेक्ट होती है। जैसे कि हमें देखने में आ रहा है कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी अंडर रूट ऑफ मोलर मास, ओके। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल के आती है कि अगर गैस ऐसी है जो लाइटर हो, जिसका मोलर मास कम हो, जैसे हीलियम का मोलर मास कितना होता है 4 ग्राम पर मोल, ओके, और हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है 2 ग्राम पर मोल, दोनों में से लाइटर गैस कौन सी है, हाइड्रोजन। तो जितनी लाइटर गैस होगी उतना ही उसका मोलर मास कम होगा, जितना मोलर मास कम होगा उतनी ही रूट जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू है वो ज्यादा आएगी, ठीक है। लाइटर द गैस हायर द वैल्यू ऑफ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है। जैसे यहाँ पे ग्राफ में भी ड्रॉ करा हुआ है, ये ग्राफ है क्लोरीन के लिए एट 300 केल्विन। टेम्परेचर हमने सेम रखा, टेम्परेचर को नहीं चेंज करना, एक टेम्परेचर है और एक मोलर मास है, यही दो फैक्टर हैं जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को डिफाइन करेंगे, ओके। तो आपने टेम्परेचर सेम रखा, आपने देखा कि क्लोरीन के लिए जो कर्व आ रही है वो ऐसे आ रही है, मतलब यहाँ से इस कर्व से क्या डेजिग्नेट हो रहा है कि क्लोरीन के लिए मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहाँ पे है, यहाँ पे ये वैल्यू आई, ठीक है। लेट अस से वैल्यू इज v1, ओके। और नाइट्रोजन के लिए कर्व ऐसे आ रही है, तो यहाँ से क्या डेजिग्नेट हो रहा है कि नाइट्रोजन के लिए जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू आई है वो ये आई है v2, और हमें क्लियरली दिख रहा है कि v2 इज ग्रेटर देन v1, ओके, क्योंकि लाइटर द गैस हायर द वैल्यू ऑफ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ओके। और हमें देख ही रहा था नाइट्रोजन लाइटर होगी क्लोरीन से, क्लोरीन का मोलर मास बनेगा Cl2 गैस का मोलर मास बनेगा 71 ग्राम पर मोल, और नाइट्रोजन का मोलर मास बनेगा, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, तो 28 ग्राम पर मोल, दो नाइट्रोजन है ना एक मॉलिक्यूल में, ओके। तो लाइटर द गैस हायर द वैल्यू ऑफ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, हमें एक्सप्रेशन से भी दिख रहा है कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो मींस हायर द टेम्परेचर हायर द वैल्यू ऑफ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ पे टेम्परेचर जैसे जैसे
ये गैस हमने फिक्स कर दी है, गैस मान लो हमने ऑक्सीजन के लिए ये ग्राफ ड्रॉ किया, तो टेम्परेचर T1 जो सबसे लो टेम्परेचर था उसके लिए कर्व ऐसे आई है, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू आई है ये। जैसे ही आपने टेम्परेचर T2 करा, टेम्परेचर बढ़ा दिया, उस टाइम ये कर्व आगे को शिफ्ट कर गई, अब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू क्या आई है ये C2। जैसे ही आपने टेम्परेचर और बढ़ाया तो अब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कौन सी होगी, ये वाली C3। और हमें दिख रहा है क्लियर कट कि C3 इज ग्रेटर देन C2 इज ग्रेटर देन C1। ओके, तो टेम्परेचर बढ़ाने से मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू बढ़ती है, और गैस लाइट जितनी हो उतनी ही मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू हाई आती है। ओके, और मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में क्या है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस मॉलिक्यूलर स्पीड्स का जब ग्राफ ड्रॉ किया गया, दैट इज लाइक दिस। ओके, और जो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग स्पीड आती है, दैट इज कॉल्ड एज द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है। ठीक है, उसके बाद आता है काइनेटिक गैस इक्वेशन। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ने क्या किया, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ने एक इक्वेशन दी जो कि एप्लीकेबल होगी आइडल गैस के लिए, दैट इज पीवी इक्वल टू 1/3 mnc²। इसकी डेरिवेशन में हम नहीं जाएंगे। ठीक है, बस इतना उसने याद रखना है कि उसको ये काइनेटिक गैस थ्योरी ने ये वाली इक्वेशन दी जो कि आइडल गैसेस के लिए एप्लीकेबल होती है। जैसे पीवी इक्वल टू nRT, ये भी आइडल गैसेस के लिए एप्लीकेबल होती है। सिमिलरली पीवी इक्वल टू 1/3 mnc² इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू दी आइडल गैसेस। what is n here, नंबर ऑफ मोल्स। n यहाँ पे क्या डेजिग्नेट कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स को। स्मॉल m क्या डेजिग्नेट कर रहा है, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। जो गैस ली है उसके एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, बहुत छोटा मॉलिक्यूल होता है तो मास भी बहुत कम होगा। एंड c क्या डेजिग्नेट कर रहा है यहाँ पे, रूट मीन स्क्वायर स्पीड को। ओके, रूट मीन स्क्वायर स्पीड को, जिसकी वैल्यू कितनी आती थी, रूट मीन स्क्वायर स्पीड की वैल्यू कितनी आती थी, क्या था, मार ना, आर। आर के लिए वैल्यू हाईएस्ट आती है, RT/m कॉमन फैक्टर है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा 3, क्योंकि 3 ही आपने न्यूमेरिक पढ़े हैं जो इनमें आते हैं। कौन कौन सा न्यूमेरिक, 2, 8/π3। ओके, क्लियर। अब हमने एक अजम्पशन ली कि अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 हो जाए यहाँ पे, तो अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 हो मतलब 6.022 इंटू 10⁻³ मॉलिक्यूल, क्योंकि एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर दें स्मॉल m से। स्मॉल m क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो ये क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। m इंटू एन इज इक्वल टू मोलर मास। ओके, तो इस एक्सप्रेशन को अगर एम एन इक्वल टू मोलर मास हो जाए फॉर एन इक्वल टू 1 मोल, तो क्या बन जाएगा, पीवी इक्वल टू 1/3 mc², वेर m इज दी कैपिटल M इज दी मोलर मास। ओके, अब हमने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालनी है कि गैस में जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे हम। जैसे हमने बोला ना, शुरू में हमने पोस्टुलेट पढ़ा कि गैस के केस में डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है, उन सभी की काइनेटिक एनर्जी का जो एवरेज होगा, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा टेम्परेचर के। ओके, ये पढ़ा हमने। अब उसको डराइव करने का टाइम आ गया कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, फिजिक्स में पढ़ते आ रहे हैं अभी 10th से, 1/2 हाफ mv², ये पढ़ते आ रहे हैं ना। यहाँ पे m क्या माना हमने, कैपिटल M, क्योंकि 1 मोल की बात हो रही है। और वेलोसिटी कौन सी ले रही चल रही है, हम यहाँ पे एक्सप्रेशन में कौन सी चला रहे हैं, c, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mc²। क्लियर। इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन को अगर कोरिलेट करना हो तो कैसे करोगे, या इन दोनों को डिवाइड कर दो, 1 और 2 को डिवाइड कर दो। रुको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट अस से 1, दिस इज 1, 2। 1 को 2 से डिवाइड करने पे, 1 को 2 से डिवाइड करने पे यू विल गेट दिस इक्वेशन, पीवी इक्वल टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन क्या बन गया, 3/2 उधर ले जाओ, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 पीवी। तो मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए ये फॉर्मूला आ गया आपके पास। पर मोल, एक मोल की काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए यू हैव फॉर्मूला दिस। ओके, बट पीवी इक्वल टू RT फॉर 1 मोल, ये कहाँ से आया, फ्रॉम आइडल गैस इक्वेशन। तो पीवी की वैल्यू हम RT पुट कर दे तो यहाँ से क्या निकल के आता है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 RT। R इज अ कांस्टेंट, 3/2 इज अ ऑलरेडी कांस्टेंट, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यही तो हम बोल रहे हैं, ये वाला पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडल गैस इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। मतलब
काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर चेंज करोगे तभी चेंज होगी, अदरवाइज चेंज नहीं होगी। और कोई फैक्टर नहीं है जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडल गैस को चेंज कर पाए। ओके, ये हमने डेरिवेशन करी है, ठीक है। यहाँ पे चाहे मैं साथ में लिख भी देता हूँ, डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। ओके, क्लियर। और यहाँ से इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और मोल्ड किया जा सकता है, कैसे? ये तो काइनेटिक एनर्जी पर मोल के लिए आई है ना, कि एक मोल के लिए काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आई है, होगी। तो एक मोल, मान लो आपने एक सिंगल मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, वो कैसे निकलेगी? सिंगल मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी निकलेगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मोल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, क्योंकि वन मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं? एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं ना। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या था? 3/2 RT, उसको आपने डिवाइड कर दिया Na से। Na क्या है? एवोगाड्रो नंबर, ठीक। तो R/Na ये भी एक नया कांस्टेंट होता है। R/Na इज ऑल्सो अ कांस्टेंट, ठीक है, विच इज कॉल्ड एज दी K। व्हाट इज K हेयर? K इज कॉल्ड एज दी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जाउल पर केल्विन। ये कैसे आई है? देखो, आर की वैल्यू जाउल वाली कितनी होती है? 8.3 जाउल पर मोल पर केल्विन। जब हमने इसको डिवाइड किया है एवोगाड्रो नंबर से, 6.22 इंटू 10⁻23, ठीक है, एटम्स पर मोल। ओके, क्लियर। तो ये कट जाएंगे, तो आपके पास इसको सॉल्व करने के बाद आंसर यही आएगा, चाहे करके देख लेना। ओके, मैंने आर की वैल्यू जाउल वाली पुट करी है, जो कि मैंने आपको बोला था ना, जाउल वाली अभी याद मत करो। वैसे इन्होंने जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है वो जाउल वाले में ज्यादातर लिखते हैं, क्योंकि अब काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, तो एनर्जी का यूनिट जाउल में आएगा, इसलिए इसमें आर जो है वो हम जाउल वाला चलाएंगे, 8.3 वाला, ठीक है, क्लियर। ये आर की वैल्यू 8.3 लेंगे। अब इसके जो न्यूमेरिकल आएंगे काइनेटिक एनर्जी वाले, उसमें आर की वैल्यू 8.3 लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको काइनेटिक एनर्जी का आंसर जाउल में निकालना होगा। ओके, तो इसलिए आर की वैल्यू हम 8.313 लेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग, उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली R/Na करके जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आता है, उसकी वैल्यू कितनी आती है? 1.38 जाउल पर केल्विन पर मॉलिक्यूल, पर मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें एक मॉलिक्यूल के लिए गैस कांस्टेंट की वैल्यू है ये जो गैस कांस्टेंट होता है आर, ये एक मोल ऑफ गैस के लिए गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है, ठीक है। और बोल्ट्जमैन क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है? गैस कांस्टेंट फॉर सिंगल मॉलिक्यूल। सिंगल मॉलिक्यूल के लिए गैस कांस्टेंट की क्या वैल्यू होती है? दैट इज कॉल्ड एज दी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल के लिए एक्सप्रेशन क्या बन गया? 3/2 RT/Na, या RT/Na को हम क्या लिख सकते हैं? K, स्मॉल k, विच इज कॉल्ड एज दी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन ये बन गया कि E डैश इज इक्वल टू 3/2 kT। ओके, तो ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी एनर्जी ऑफ गैस के लिए एक्सप्रेशन आ गया। ओके, क्लियर। चलो, आगे है आपके पास, जैसे अब हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस तो पढ़ ली, ठीक। अब हमने बोला कि ये जो बॉयल लॉ वगैरह पढ़े थे, हम उनको डराइव कर सकते हैं इसकी हेल्प से, काइनेटिक गैस इक्वेशन की हेल्प से कर सकते हैं। करके देखें। जैसे बॉयल लॉ को ड्राइव करना है, बॉयल लॉ क्या था? बॉयल लॉ क्या कहता है? प्रेशर इनटू वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है दैट इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आइडल गैस के लिए प्रेशर इनटू वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट आता है वो कांस्टेंट आता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बॉयल लॉ ये कहता है। अब इसको प्रूव करना है हमने काइनेटिक गैस इक्वेशंस। अब वो देखें प्रूव हो सकता है कि नहीं। अगर हो गया तो इट मींस ये दोनों बिल्कुल ठीक चल रही हैं, थ्योरीज एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। अगर नहीं वो इट मींस दोनों थ्योरीज आपस में एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करती। ओके, जो बॉयल ने लॉ दिया था और जो काइनेटिक गैस इक्वेशन है, ये दोनों आपस में सपोर्ट नहीं करती। अगर आप काइनेटिक गैस इक्वेशन को से बॉयल लॉ को ना निकाल पाओ, ठीक है। कभी भी ऐसे ही होता है, जब कोई नई थ्योरी आती है, ठीक, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग पुरानी थ्योरी, उसी चीज के लिए जो पुरानी थ्योरी है, अगर ये दोनों आपस में मैच कर रही है इट मींस पुरानी थ्योरी ठीक है। ओके, और नई भी ठीक है। अगर ना हो, इन दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हो, तो क्या होता है? या तो नई थ्योरी गलत है या तो पुरानी थ्योरी गलत है, ठीक है। ऐसे ही साइंस साइंस में रिसर्च होती है। क्लियर। अब इसको देखते हैं बॉयल लॉ की
बॉयल लॉ को कैसे ड्राइव कर सकते हैं हम काइनेटिक गैस इक्वेशन लगा के। बॉयल लॉ, काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या है उसको दोबारा लिखेंगे एक बार। पीवी इक्वल टू 1/3 mn स्क्वायर, mn सॉरी mn नहीं, ये mc स्क्वायर है, फॉर 1 मोल के लिए लिखी है। ओके, तो इसके लिए हमने पीवी इक्वल टू 2/3 के ई, चाहे आप डायरेक्ट इसी से शुरू कर लेते, जरूरी नहीं है कि, क्योंकि ये हमने ड्राइव किया था ना यहाँ तक, देखो पीवी इक्वल टू 2/3 के ई, तो चाहे डायरेक्ट इसी से शुरू कर लेते, जरूरी नहीं शुरू से शुरू करना है। ओके, तो आपके पास पीवी इक्वल टू 2/3 के ई है। ओके, और आपको ये भी पता लग चुका है कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, कोई कांस्टेंट लग जाएगा, के टी। हालांकि के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, अब हमें पता लग चुका है। ओके, अगर 1 मोल के लिए बात, 1 मॉलिक्यूल के लिए बात कर रहे हो, अगर 1 मॉलिक्यूल के लिए बात ना कर रहे हो तो यहाँ पे आर कर दो। चलो यहाँ पे आर ही कर देते हैं, कॉम्प्लिकेट क्यों करना, आर टी हो गया, ठीक है। ये बन गया, तो यहाँ से ये गैस इक्वेशन, काइनेटिक गैस इक्वेशन ने ये एक्सप्रेशन दिया था, यहाँ से आपके पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमने आर टी पुट कर दी, तो यहाँ से क्या निकला है, पीवी इक्वल टू 2/3 आर टी। और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो, जो कि बॉयल लॉ ने बोला ही हुआ है कि टेम्परेचर कांस्टेंट पे देखना है प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन, तो ये कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, ये भी 2/3 भी कांस्टेंट, ये इनकी वैल्यू तो चेंज होने नहीं वाली, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर पीवी इक्वल टू, ये पूरा मल्टीपल भी कांस्टेंट ही आएगा, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, एंड दिस इज द बॉयल्स लॉ। यही था ना बॉयल्स लॉ, प्रेशर इनटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट फॉर अ आइडियल गैस इज इक्वल टू कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये हो गया डिड्यूस बॉयल लॉ बाय यूजिंग काइनेटिक गैस इक्वेशन। नेक्स्ट आपके पास सेकंड है चार्ल्स लॉ। ठीक है, चार्ल्स लॉ क्या था, चार्ल्स लॉ वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन बताता था एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या बताता था कि वॉल्यूम पर टेम्परेचर की रेशियो कांस्टेंट रहती है अगर आपने प्रेशर कांस्टेंट रखा हो। ठीक है, तो फिर उसी को शुरू करेंगे, पी वी इक्वल टू 2/3 के टी, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आना था, के टी छोड़ो, यहाँ पे आर टी करते हैं, 1 मोल के लिए ले रहे हैं तो आर टी कर देंगे, तो इसको आर कर दिया पुट, ये आर है। ठीक, तो पी वी इक्वल टू 2/3 आर टी, प्रेशर कांस्टेंट है, हमने क्या किया, जो चीज कांस्टेंट है उसको उधर ले गए, बाकी सारे इधर इकट्ठे कर ले। 2/3 कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, पी भी कांस्टेंट है, उधर ले गए और पी को इधर लाए, क्या बना, वी बाई टी इक्वल टू 2/3 आर बाय पी। ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट ही है, तो ये सारा ही कांस्टेंट है, तो यहाँ से क्या निकला है, वी बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट। यही तो था चार्ल्स लॉ, हो गया डिड्यूस, चार्ल्स लॉ डिड्यूस्ड फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन। ओके, क्लियर। सिमिलरली डिडक्शन करनी है हमने डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की। क्लियर, इसमें भी ऐसे ही हो जाएगा, जैसे पी वी इक्वल टू 1/3 एम एन सी स्क्वेयर। ठीक है, ये आपके पास कहाँ से आई, आया एक्सप्रेशन, काइनेटिक गैस इक्वेशन से। P is the total pressure, V is the total volume, 1/3 small m is the mass of molecule, N is the number of molecules and C is the root mean square speed। तो यहाँ से प्रेशर के लिए एक्सप्रेशन क्या बन गया, P इक्वल टू दिस, V को उधर जाकर डिवाइड करवा दिया। अगर आपके पास दो गैसेज हैं, लेट अस से कि दो गैसेज का मिक्सचर है, क्लियर, फर्स्ट गैस है, उसके जो मॉलिक्यूल का मास है वो m1 है, उसके नंबर ऑफ मोल्स n1 है, और उसके लिए जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड आ रही है वो c1 आ रही है। सेकंड गैस के लिए मॉलिक्यूल का मास m2 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स n2 है, और c2 इज द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द सेकंड गैस। तो यहाँ से क्या निकल के आता है, p1 इक्वल टू दिस, क्योंकि ये एक्सप्रेशन हम निकाल चुके हैं, इससे ये ड्राइव हुआ। सिमिलरली p2 इक्वल टू दिस। ओके, एज बोथ गैसेज इंक्लूडेड इन वन कंटेनर, तो यहाँ से क्या निकल के आता है कि टोटल प्रेशर किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, P1 प्लस P2। क्लियर, और P1 की वैल्यू क्या पुट करी है आपने, ये पुट करी, P2 की वैल्यू आपने क्या पुट करी, ये वाली पुट करी, तो इसको जब सॉल्व करोगे यू विल गेट P इक्वल टू P1 प्लस P2। ठीक है, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि डाल्टन लॉ को डिड्यूस करके बताओ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। ज्यादातर सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, सब्जेक्टिव पेपर में क्या आता है, ऑब्जेक्टिव में तो आएगा नहीं ना ये, सब्जेक्टिव में ये आता है कि बॉयल लॉ को डिड्यूस करके दिखाओ काइनेटिक गैस इक्वेशन से, या चार्ल्स लॉ को डिड्यूस करके दिखाओ काइनेटिक गैस इक्वेशन से, तब आपने ऐसे करना, डाल्टन लॉ नहीं आएगा वैसे आपको। ओके,
ये वैसे ही है, ना कंपटीशन में आएगा ना सब्जेक्टिव टॉपिक में आएगा कभी। ठीक। अब आगे आगे हम न्यूमेरिकल्स पे। ओके, अब कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कैसे न्यूमेरिकल आएंगे इस क्वेश्चन इसमें। कैलकुलेट द टोटल एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 32 ग्राम मीथेन मॉलिक्यूल्स एट 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस पे 32 ग्राम मीथेन अगर लेंगे, 32 ग्राम मीथेन है ना, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी। ओके, काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन क्या है, 3/2 RT, बट ये तो फॉर 1 मोल है। ठीक है, अगर आपके पास n नंबर ऑफ मोल्स हो तो यहाँ पे nRT आ जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन क्या था, 3/2 PV था ना, उसके बाद हमने PV इक्वल टू RT पुट किया था। ओके, तो यहाँ से हमारे पास आया था फॉर 1 मोल, बट अगर 1 मोल हो ही ना, n नंबर ऑफ मोल्स हो, तो PV की वैल्यू क्या होगी, nRT के बराबर। तो यहाँ पे आपके पास एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी का, 3/2 nRT। ओके, एन एन क्या होगा, 32 ग्राम मिथेन, मिथेन का फॉर्मूला CH4। 32 ग्राम मिथेन में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो निकाल लो। आर की वैल्यू क्या पुट करनी है, मैंने बोला था ना जाउल वाली पुट करेंगे हम, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का आंसर जाउल में निकालना होगा। तो कितनी है, 8.314 जाउल पर केल्विन पर मोल। ओके, और आपके पास टी की वैल्यू कितनी है, टी इज द टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। बट मैंने क्या बोला था, जितने भी आपके पास फॉर्मूलाज होंगे केमिस्ट्री में वो कैसे आएंगे, जिनमें टेम्परेचर को केल्विन में लेना होगा। तो टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन, वो ले लिया हमने, वैल्यूज पुट कर दी, आपका आंसर कितना आ गया, 10। ठीक, अब आपने क्या निकालना है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ये जो टोटल काइनेटिक एनर्जी आई है ये तो आई है, कितने मोल थे आपके पास, 32/16, 2 मोल। आपके पास 2 मोल ऑफ मिथेन के लिए काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई है, 7482.6 जाउल। ठीक, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी। पर मोल के लिए वैल्यू निकालनी होती है इसमें, इसमें तो 2 मोल ऑफ मिथेन के लिए निकाली है ना, एवरेज में क्या करना होता है, आपने एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करना होता है। ओके, तो इसके केस में क्या होगा, आपने पर मोल के लिए काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालनी है। ठीक, और पर मोल के लिए काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कैसे निकलेगी, काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन क्या था होगा, 3/2 RT। ओके, तब आपके पास पर मोल के लिए निकलेगी जिसको हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, 3741.3 जाउल पर मोल। और कई क्या करते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी के केस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल निकालते हैं। दोनों में से कुछ भी कर दोगे ठीक है, बस यूनिट देख लेना कि यूनिट अगर पर मोल के लिए निकाल रहे हो तो जाउल पर मोल लिखनी है, अगर मॉलिक्यूल के लिए निकाल रहे हो तो जाउल पर मॉलिक्यूल लिखना है। तो अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मतलब आपने लिया है काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल, तो वो कैसे निकलती है, 3/2 KT। मैंने आपको बताया था ना के कैसे निकलता है, R/NA। बस उन्होंने क्या किया, ये वैसे इन्होंने के की वैल्यू ऐसे निकाली है, देखो आर की वैल्यू को NA से डिवाइड किया। ओके, तो 3/2 × के, दिस इज के, इंटू टी, टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। इसको सॉल्व किया कितना आ गया, इसका यूनिट आप आंसर यूनिट क्या लिखो, ये जाउल पर मॉलिक्यूल। चाहे जाउल पर मॉलिक्यूल में निकाल लो एवरेज काइनेटिक एनर्जी, या जाउल पर मोल के लिए निकाल लो। टोटल का मतलब होता है कि जितने भी आपने मोल्स लिए हैं उसके लिए कितनी काइनेटिक एनर्जी है। ओके, क्वेश्चन नंबर बी क्या है, ऑल्सो कैलकुलेट दी रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालनी है, याद आया फॉर्मूला, मार। ठीक है, आर के लिए क्या वैल्यू है, √3 RT/m। ओके, आर की वैल्यू पता है, टी की वैल्यू पता है, एम की वैल्यू कौन सी गैस है, मीथेन है, पता है, बस पुट कर दो, खत्म बात। ठीक, रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है, और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकालनी है। ठीक है, जैसे रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालनी होगी तो फॉर्मूला ये लगेगा, आर की वैल्यू पुट कर देनी है, ओके, टी की वैल्यू पुट कर देनी है, एम की वैल्यू पुट कर देनी है, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर, उसके बाद अगर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू निकालनी है तो मार के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या बनता है, 2 RT/m। आर की वैल्यू पुट करो, टी की वैल्यू पुट करो, एम की वैल्यू पुट करो, दैट विल बी योर आंसर। ठीक,
और आपने आर का यूनिट ऐसा ही वाला लेना है, टी का यूनिट ऐसा वाला लेना है, एम का यूनिट ऐसा ही वाला लेना है, तो आपका जो आंसर आएगा वो मीटर पर सेकंड में आएगा। ओके, इन्होंने सीजीएस में लिया हुआ है, इन्होंने बोला सीजीएस पुट कर दो, तो अगर सीजीएस में करोगे तो स्पीड का यूनिट क्या होता है सीजीएस में, सेंटीमीटर पर सेकंड, तब आपका सेंटीमीटर पर सेकंड में आंसर आएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन आपने कौन सा यूनिट चूज करे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा। ओके, क्लियर। तो ये वाला पार्ट आपके लिए होमवर्क हो गया एक हिसाब से। अब एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एट व्हाट टेम्परेचर एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू द रूट मीन वेलोसिटी एट 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की जो एवरेज वेलोसिटी किसी टेम्परेचर पे हो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू के, जो 27 डिग्री सेल्सियस के पे होती है ऑक्सीजन के लिए। ठीक, एवरेज वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला ये है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला ये है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लेंगे कितने टेम्परेचर पे, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी किस टेम्परेचर पे बोली है, 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब 300 केल्विन। और ऑक्सीजन है तो इट मीन O2 की बात हो रही है, O2 के लिए मोलर मास कितना है, 16 + 16 32। तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आएगी 27 डिग्री सेल्सियस पे, 3 × R × T, टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, एम कितना है 32। क्लियर, ये वैल्यू आ गई, इन्होंने अभी आर और एम की वैल्यू पुट नहीं करी। ठीक, ये वैल्यू किसके इक्वल चाहिए हमें, इसके इक्वल चाहिए, और इस टी को कैलकुलेट करना है कि किस टेम्परेचर पे एवरेज वेलोसिटी जो है वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के इक्वल आ जाएगी। तो हमने क्या कर दिया, दिस इक्वल टू दिस, तो इसको सॉल्व करोगे, वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एम से एम कट जाएगा, ठीक, आर से आर कट जाएगा, बचेगा क्या, यू विल गेट 8 RT/πm इज इक्वल टू दिस। इसको चलो सॉल्व कर ही लेते हैं, कट कट काट दिया, ये काट दिया, क्या बचा, 8/T/π इक्वल टू 900। तो यहाँ से टी के लिए सॉल्व करो, इसको क्या आ गया, टी की वैल्यू आ जाएगी 353.57 केल्विन। और अगर डिग्री सेल्सियस में आंसर निकालना है तो केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर दो, वो तो आपको आता ही है। ओके, क्लियर। और ये आपका एक और क्वेश्चन है, इसके केस में क्या है, इसके केस में आपने रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालनी है, स्पीड निकालनी है, वेलोसिटी बोल लो स्पीड बोल लो एक ही बात है। इसमें फिजिक्स में नहीं घुस जाना कि स्पीड का मतलब वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी का मतलब स्केलर क्वांटिटी, सेम ही लेते हैं केमिस्ट्री में, स्पीड और वेलोसिटी सेम। ओके, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालनी है ओजोन के लिए, जिसको एक वेसल में रखा है 20 डिग्री सेल्सियस पे, और उसका प्रेशर कितना है 82 सेंटीमीटर ऑफ Hg। 82 सेंटीमीटर ऑफ Hg का मतलब क्या है, 820 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपको पता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के लिए क्या आएगा, एक्सप्रेशन क्या था, वही मार, आर के लिए क्या आता है 3 RT/m। आपको आर चाहिए, टी चाहिए, एम चाहिए। ओके, क्लियर। एम आपको पता है, पता है, टेम्परेचर आपको पता है, पता है, ठीक है, तो आर की वैल्यू निकाल लो। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू भी आपको आपने ले लेनी है, बस वैल्यू पुट कर दो। इन्होंने क्या किया हो, इन्होंने ये वाला फॉर्मूला लगाया हुआ है, √3 RT/m है ना, मैंने ये लगाया। इन्होंने, मैंने क्या बोला था, RT/m को क्या पुट कर सकते हो, RT को क्या पुट कर सकते हो, पीवी के इक्वल। कहाँ से पता लगा, पीवी इक्वल टू RT होता है ना आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। इन्होंने ये फॉर्मूला लगाया हुआ है, इन्होंने प्रेशर और वॉल्यूम यूज करा है, बट अगर आपने ये फॉर्मूला लगाना है तो वॉल्यूम की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकलेगी, आइडियल गैस इक्वेशन लगा के निकलेगी। ठीक है, अगर ये नहीं लगाना ये लगा दो, इससे आपके पास आ जाएगा, आर की वैल्यू पुट कर दो, टी की वैल्यू पुट कर दो, एम की वैल्यू पुट कर दो, दैट्स इट, यू विल गेट योर रूट मीन स्क्वायर स्पीड फॉर दी ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है O3। इसके लिए मोलर वेट कितना लेना है, एम की वैल्यू कितनी लेनी है, 3 × 16 दैट इज 48। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे।